हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं फिर से लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ करंट अफेयर की क्लास। और इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में। तो चलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि बढ़ रहा हूँ मैं इश्क के किताब ए दोस्तों, पढ़ रहा हूँ मैं इश्क के किताब ए दोस्तों। अगर बन गया वकील तो बेवफाओं की खैर नहीं। अगर मैं बन गया वकील तो बेवफाओं की खैर नहीं। तो चलिए, बड़ी लंबी कहानी है और कहानियाँ तो चलती ही रहेंगी ताउम्र। हमें कुछ नया करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको धीरे धीरे करके हम लोग क्लास को आगे लेके चलते हैं। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किस पे? तो आज हम लोग पूर्णतः बात करने वाले हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में। तो देखिएगा इसमें क्या बोला गया है कि केंद्र सरकार के प्रमुख उद्देश्य में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि किसी भी छात्र को केवल निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न करना पड़े। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग, जिसको हम लोग बोलते हैं DHE, के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा जारी रखने जारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजनाएं शुरू की हैं। यह सहायता छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के रूप में प्रदान की जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग के वित्तीय सहायक योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUSP योजना नामक एक छात्र योजना, जो कि अम्ब्रेला स्कीम के तहत संचालित की जाती है। आगे भी देखिएगा क्या है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को वर्ष 2019-20 में लगभग 27% से बढ़ाकर वर्ष 35 तक जो है कि 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आते हैं हम लोग स्मरणीय तथ्य के बारे में भी इसमें हम लोग विचार करते हैं कि क्या है और चीज़ें कैसे हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी प्रदान की। यह एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ओके, अब आते हैं हम इसके बारे में उद्देश्य देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। देखिएगा, इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न हो। आगे देखिएगा क्या है। आगे इस योजना के तहत किसी गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर छात्रों को बिना जमानत और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे। आगे देखिएगा, यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह ऋण पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों को कवर करेगा। तो ये दो चीज़ें हैं आपके सामने, आप इसको भी देखते रहिएगा। आगे यह योजना एक सरल, पारदर्शी और छात्र अनुपात प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी, जो परस्पर संगत और पूरी तरह से डिजिटल होगी। पात्रता संबंधित नियम, अब जो इसके नियम है कि इसको कौन कौन किसको किसको दिया जाएगा, उसके भी कुछ नियम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिएगा, यह योजना NIRF इंडिया रैंकिंग्स द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता
वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर ही लागू होगी। तो यह सबको नहीं दी जा सकती है। जो उच्च संस्थान शिक्षण होते हैं उसमें जब आप प्रवेश लेंगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संस्थानों का विवरण निम्नवत है। NIRF इंडिया रैंकिंग में समग्र ओवरऑल श्रेणी विशिष्ट कैटेगरी स्पेसिफिक और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा सरकारी और निजी संस्थान जो हैं कि इसमें शामिल किए गए हैं। तो कितने संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है? तो लगभग इसमें 100 संस्थानों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है, जो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, NIRF इंडिया रैंकिंग में 101 से 102 तक रैंक प्राप्त करने वाले सभी राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान होंगे। मतलब जो 100 के अंदर होगा वो क्या होगा? वो सेंट्रल होगा, और जो 101 से लेके 200 तक होगा वो राज्य सरकार मतलब स्टेट के अधीन होगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित सभी संस्थान, ओके, ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। इस सूचना को नवीनतम NIRF इंडिया रैंकिंग का उपयोग करके प्रति वर्ष अद्यतन अपडेट किया जाएगा। यह योजना 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों से आरंभ होगी और 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मतलब जो कितने होंगे? तो 800 से जो होगा 860 होगा, और इसमें जो है कि 22 लाख छात्रों को, इससे अधिक भी हो सकते हैं, मतलब एक मानक रखा गया है कि 22 लाख छात्रों को इसके क्या होगा? इसका लाभ उठा सकते हैं इस योजना का। आइए आगे भी हम लोग देखते हैं कि क्या है प्रदान किए जाने वाले लाभ। अच्छा, इसमें कौन कौन से लाभ आपको प्रदान किए जाएंगे वो सारी चीज़ों का भी यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। मतलब आपको 75% की क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, तो उनको यह योजना दी जा रही है। आगे देखिएगा, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिकतम अवधि, ओके, तो कितना होगा? 3% का ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। मतलब 10 लाख से अगर अधिक ऋण लेते हैं तो आपको 3% की जो है कि सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। PM विद्या लक्ष्मी योजना, PMUSP योजना को 2 घटक योजनाओं तथा CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ओके, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है CGFSEL क्रेडिट ग्रेजुएट एंड फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन के पूरक के रूप में होगी। तो यह 2 चीज़ आप याद रखिएगा। पहला क्या है? तो पहला है कि सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्टेड सब्सिडी स्कीम है, तो पहले में तो ये चलेगा, और दूसरे में चलेगा आपका क्रेडिट ग्रेजुएट फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन के रूप में आपको पूरा किया जाएगा। ओके, आइए आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि PMUSP योजना के अंतर्गत CSIS का CGFSEL जैसी योजना निम्न आयु समूहों को लाभ प्रदान करने पर केंद्रित थी, जबकि PM विद्याधन योजना के तहत दायरे में विस्तार करके मध्यम आय वर्ग के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, आइए आगे देखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, चलिए आगे देखिएगा क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख पहलें। तो
पहले नंबर पे आप देखिएगा कि पीएम श्री करके एक योजना है, इसको भी आप देखिएगा। अगर इसका हम पूर्ण नाम की बात करते हैं तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से यह योजना चलाई जा रही है। 7 सितंबर 2022 को इस योजना को स्वीकृत किया गया था। संपूर्ण भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है इस योजना का। किसका? पीएम श्री योजना का। ओके, आगे देखिएगा। क्रियान्वयन अवधि, अगर इसकी अवधि करें तो 5 वर्ष है, जो कि वर्ष 2022 से लेकर 2027 के दौरान इसको चलाया जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कि दूसरी हम लोगों की कौन सी योजना है। आगे है देखिएगा समग्र शिक्षा योजना, जो कि स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना है। वर्ष 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और संशोधित समग्र शिक्षा योजना का क्रियान्वयन रूप है, जो कि 5 वर्ष के लिए है। तो 21-22 से इसे 25-26 तक चलाने का सरकार की योजना है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा ULLAS, इसको देखिएगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ओके, NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी लोकप्रिय है। एक केंद्र प्रायोजित योजना है यह। विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अगर इसकी भी अगर हम बात करते हैं कार्यान्वयन की, तो ये भी है हमारा वर्ष 2022 से लेकर 2027 के बीच। तो इस तरीके से आप देखते हुए चलिएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। आगे देखिएगा क्या है, नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इस पे है निपुण भारत। ओके, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग इन नंबरिंग। ओके, यह 5 जुलाई 2021 को यह क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था। ओके, आगे है कि देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में समक्ष करने पर केंद्रित है। आगे भी देखिएगा क्या है। आगे है कि इसका लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो 26-27 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिएगा निष्ठा। निष्ठा का अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल लेडीज टीचर होलिस्टिक अचीवमेंट। 21 अगस्त 2019 को इस योजना को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इसमें 42 लाख प्रारंभिक शिक्षकों, ओके, कितने? 42 लाख शिक्षकों और स्कूल हेड्स के पेशेवर विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कौन? यह योजना। आगे देखिएगा निष्ठा ऑनलाइन 6 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी। ऑनलाइन तौर पे इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। ओके, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक पर केंद्रित निष्ठा 3.0 7 सितंबर 2021 को प्रारंभ की गई है। तो इसका 3rd वर्जन भी क्या कर दिया गया है? लॉन्च कर दिया गया है। ये चीज़ें भी हमें देखते हुए चलनी है। आइए आगे चलते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके बारे में क्या बोला गया है कि भारत उर्वरकों फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस, फॉस्फेटिक एवं पोटास, खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यह उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयात इंपोर्ट भी है। ओके, आगे देखिएगा क्या है। उर्वरकों के आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों के पुनर्द्वार के साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है। आगे देखिएगा, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरक जो कि अल्टरनेटिव
फर्टिलाइजर्स के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप नमोनमेसी तरल नैनो उर्वरक ओके लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर्स का विकास संभव हुआ है। आगे भी देखिएगा क्या है कि नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी जैसे नए तरल उर्वरकों के विकास ने खेतों में उर्वरकों के छिड़काव की एक कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता भी उत्पन्न कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई है। किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ है। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों में छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है, जिससे समय की भी बचत होगी। कहने का मतलब ये है कि जो छोटे नैनो डीएपी आ रही है या यूरिया आ रही है, उनको छिड़काव किया जाएगा, और वो भी किसके माध्यम से, तो ड्रोन के माध्यम से। ड्रोन में वो सारी चीज़ें रख दी जाएंगी, फिर उसको किसान जो है कि एक जगह से बैठे बैठे उड़ाएगा, और जैसे जैसे उसको घुमाएगा तो उसमें से हल्के हल्के जो है कि ये सारी चीज़ें नीचे गिरती रहेंगी, और पूरे खेत में क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से छिड़काव हो जाएगा। जैसे एक ही किसान है, लेकिन वो बैठे बैठे जो है कि एक जगह से ड्रोन में डाल डाल के पूरे खेत को क्या करेगा, अकेले कवर कर लेगा। नहीं तो ऐसे अगर बड़ा खेत है तो उसके लिए क्या है कि 2-3 लोग उसमें लगते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों की क्या होगा, बचत होगा। आइए अब हम बात करते हैं स्मरणीय तथ्य की। इसको देखिएगा, 28 अक्टूबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन दिशा निर्देश ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी किए हैं। ओके, 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की। तो यह योजना कब मंजूरी इसको मिली है, तो 29 नवंबर 2023 को इसको मिली है, जो कि 1 साल पूर्णतः हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन ओके तो ये भी देखिएगा का सुबह आरंभ किया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो इसे भी हमें याद रखना है कि यह योजना कैसी है, यह स्टेट की न होकर सेंट्रल की योजना है। आइए आगे देखिएगा, इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 से वर्ष 25-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय जो अगर हम बात करते हैं तो 1,261 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो इसके लिए कितने आवंटित किए गए हैं, 1261 करोड़ जो है कि इसमें निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह ओके जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रदान की गई है। आगे देखिएगा क्या है, इस ड्रोन को किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर दिया जाएगा। मतलब जो किसान हैं अगर वो ड्रोन नहीं खरीद पाते हैं तो वो किराए पे भी ले जाके क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ड्रोन का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव के लिए किया जाएगा। कुल 15,000 ड्रोन में से प्रथम 500 ड्रोन को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया गया। मतलब जो 15,000 ड्रोन देना है उसमें 500 जो ड्रोन हैं जो उर्वरक बनाती हैं कंपनियां उनके द्वारा उपलब्ध कराए, मतलब वो लोग खरीद के उपलब्ध कराएंगे। बाकी जो है कि उसके बाद सरकार कराएगी। जबकि सेब 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरण जो कि एसोसिएट होता है कि कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए आएगी। कितना, एक ड्रोन की कीमत की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 10 लाख रुपए पूरा सब कुछ लेके आएगा। और उसमें कितने ड्रोन को दिया जाएगा, तो 15,000 ड्रोन इसमें किया जाएगा। ओके, आइए देखिए, महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। आगे देखिएगा, इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूह में से एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो समूह है इन लोगों का, उनमें से एक लोगों को
जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन सहायता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिला को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी में क्या किया जाएगा, रूपांतरित किया जाएगा। आगे देखिएगा, ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। कौन? प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पे। 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे थे। मतलब 11 मार्च 2024 को 1000 ड्रोन जो है कि प्रधानमंत्री जी ने सौंप दिए थे। आइए आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करने वाले हैं हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जो 2024 में संपन्न हुआ है, तो इसके बारे में भी अब हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इसमें जिक्र करते हैं। हरियाणा की 14वां संविधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 3 नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा में 15वां विधानसभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित कराने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग ने 11 सितंबर 2023 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए चुनाव कराने का भी निर्णय लिया गया। आगे देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 16 अगस्त 2024 को एक प्रेस नोट के माध्यम से जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव की तिथि की घोषणा की थी। आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं स्मरणीय तथ्य और इसमें क्या क्या है। ओके, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में हम लोग पहले जिक्र कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल सीट कितना है? तो 90 सीट हैं। तो हरियाणा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में कुल सीटों की संख्या जो है वो 90 है। तो ये हमें याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इनमें 17 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए आरक्षित हैं। कितना? तो 17 सीटें। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव एक चरण में संपन्न कराए गए। कितने? एक चरण में। 5 अक्टूबर 2024 को ही यहाँ पे क्या हुआ था? चुनाव को संपन्न करा लिया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है 2024 में राज्य के सभी 90 विधानसभा सीटों में जो कि 67.9% मतदान दर्ज हुए हैं। अगर हम 90 सीटों की अगर बात करते हैं तो कितने प्रतिशत यहाँ पे मत प्राप्त हुए हैं? 67.9%। ओके, आइए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा आरंभ की गई थी। तो इस चुनाव में जो जिनकी भी एज 85 वर्ष से क्या है ऊपर है उनके लिए, और जो दिव्यांग है मतलब जो विकलांग है उनके लिए घर से ही व्यवस्था यह की गई थी। 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव में परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए थे। तो 8 अक्टूबर को इसका क्या हुआ था? परिणाम आ गया था। आइए, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राज्य में लगातार तीसरी बार जो है कि जीत दर्ज की है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि हरियाणा के गठन के बाद यह पहला अवसर है जब कोई दल राज्य में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सरकार बनाने में सफल हुआ है। ज्ञातव्य है कि बीजेपी हरियाणा में विगत 10 वर्षों से सत्तारूढ़ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 48 सीट जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। अगर हम बात करते हैं तो टोटल सीट कितना है? तो टोटल सीट है 90 और 90 में से ये कितना जीत चुकी है? तो 48 सीट अकेले जो है कि
बीजेपी ने दर्ज किया है। आगे देखिएगा क्या है। इसके पूर्व 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीट जो है कि दर्ज की थी। आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं पार्टी कौन कौन सी थी और कौन पार्टी को कितनी सीट और कितना मत मिला था। विधानसभा चुनाव 2024 दलवार परिणाम। अगर हम बात करते हैं दल का प्राप्त सीट और मत का प्रतिशत, देखिएगा कितना है। भारतीय जनता पार्टी जिसको मिला है 48 सीट। अगर हम बात करते हैं तो 39.94% इनको मत मिले हैं। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसको 37 वोट मिला है, 37 सीटें मिली हैं, 39.09%। इंडियन नेशनल लोक दल जो है इसको मिला है 2 सीट। अगर हम बात करते हैं तो 4.14% वोट मिले हैं। उसके बाद आता है निर्दलीय जिसको कि 3 सीट जो है कि इनको मिला है और कुल 90 सीट पे चुनाव हुए थे। आगे देखते हैं। 17 अक्टूबर 2024 को पंचकुला के दशहरा मैदान में आयोजित एक समारोह में नवाब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यह समारोह कहाँ किया गया था? पंचकुला में किया गया था, दशहरा मैदान में। ठीक है, आगे देखिएगा। ज्ञातव्य है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में श्री सैनी लाडवा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से विजयी हुए थे। तो यह कहां से हुए थे? लाडवा विधानसभा से। आइए अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। इसमें भी हम लोग देखते हैं जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। यहाँ पे भी सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो यहाँ पे भी हमें 90 देखने को मिल रहा है। इसमें कुल 60 सीटें जो हैं कि 7 सीटें जो हैं कि अनुसूचित जाति एससी के लिए और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो 9 और 7 जो है कि आरक्षित की गई हैं अलग अलग वर्गों के लिए। आगे देखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत इस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा के गठन के लिए 3 चरणों में चुनाव आयोजित करने की घोषणा की गई थी। यहाँ पे चुनाव जो है एक चरण में न करके 3 चरण में जो है कि आयोजित करने का फैसला लिया था। कौन? तो निर्वाचन आयोग। आइए आगे देखिएगा। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान निम्न तिथियों पर संपन्न हुआ था। तो वो 3 डेट कौन कौन सी है, 3 चरण कौन कौन से है वो डेट बताई गई है। प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 18/9/2024 को 24 सीटों पे क्या किया गया था? चुनाव संपन्न हुए थे। अगर हम दूसरा चरण की अगर बात करते हैं, दूसरे चरण में 25/9/24 को 26 सीटों पे क्या हुआ था? मतदान हुआ था। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की, 1/10/2024 को 40 सीटों पे क्या हुआ था? मतदान संपन्न हुए थे। आगे देखिएगा। उल्लेखनीय है कि संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित होने के बाद से जम्मू और कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला विधानसभा चुनाव है। पहले जम्मू कश्मीर जो था वो एक पूर्णतः राज्य हुआ करता था। अब इसे राज्य की श्रेणी से हटाकर इसे जो है कि यूटी में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संघ राज्य क्षेत्र में बना दिया गया है। आइए आगे देखिएगा। वर्ष 2024 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से मतदान होम वोटिंग करने की सुविधा शुरू की गई है। मतलब यहाँ पे आप घर से भी क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। यह सुविधा की गई थी। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को और 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की भी सुविधा यहाँ पर भी क्या किया गया था? यह सुविधा प्रदान किया गया था। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में कड़कई गांव के 1005 मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह पहली बार हुआ है। तो कौन सा है? धड़कई गांव है जहां पे 1005 लोगों ने इस चुनाव में भाग लिया था।
आगे देखिएगा, ज्ञातव्य है कि सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की अधिकता के कारण धड़कई को साइलेंट विजन ऑफ इंडिया, साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया, माफ करिएगा, साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था इसके पहले। ओके, लेकिन ये लोग इस बार क्या किए हैं, तो चुनाव में भाग लिए हैं। सभी चरणों में कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर जो है कि 63.88% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव के परिणाम जो हैं 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए। इन चुनावों में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के गठबंधन ने कुल 90 सीटों में से 49 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त किया। तो कौन कौन सी, एक तो कांग्रेस है और दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ओके, आगे देखिएगा, 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में आयोजित समारोह में अमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुरिंदर कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अमर अब्दुल्ला जो है कि 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यह इसके पहले भी मुख्यमंत्री 2009 से लेकर 2015 के बीच में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी फिलहाल में यही शपथ लिए हैं। आइए अब जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम लोग दलवार कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी टोटल 42 सीटें, जिसको अगर हम प्रतिशत की वोट के प्रतिशत की बात करें तो 23.43% मत मिला था। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, जिसको 29 सीट मिली थी, 25.64% वोट मिले थे। इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इसको 6 सीटें मिली थी, 11.97% वोट इसे भी प्राप्त हुए थे। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको 3 सीटें मिली थी, 8.87। अन्य को जो है कि यहाँ पे 10 सीट देखने को मिली थी और कुल मिला के 90 सीटों पे यहाँ चुनाव हुए थे। आइए आगे चलते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए से हम लोग अगले सेशन को कल स्टार्ट किया जाएगा। सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उसके दृष्टि से यह जो सेशन है यह इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो एक एक फैक्ट आपको इसमें बताए जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से हैं। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।